कोलकाता रेप मर्डर केस में थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज का भरोसा खोएगा समाज। संजय रॉय ने कहा, मैंने अपराध नहीं किया। संजय रॉय कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। अदालत में भी कुछ इसी तरह की दलीलें संजय रॉय की तरफ से दी गई थी। यह शख्स खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन अदालत ने दोषी पाया है इस शख्स को और थोड़ी देर में सजा का ऐलान मुमकिन है। और कोर्ट ने कहा इस मामले में कि ये मामूली अपराध नहीं है। महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या हुई है। सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की है इस केस में। तो कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। महिला डॉक्टर की निर्ममता से, बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है और सीबीआई ने इस पूरे मामले पर फांसी की सजा की मांग की है। सीबीआई ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया है। कोर्ट ने भी ये माना है, ये कहा है कि मामूली अपराध नहीं था। महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत निर्ममता थी, बेरहमी से उनका मर्डर किया गया, ये कहा है कोर्ट ने। और सीबीआई ने फांसी से कम की सजा नहीं मांगी है, फांसी मांगी है इस पूरे मामले पर। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह सीबीआई की तरफ से कहा गया है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसमें सख्त सजा मिलनी चाहिए अपराधी को और सीबीआई ने फांसी की मांग की है। और ये कहा है कि समाज में अगर सही संदेश जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे मामले पर सख्त सजा अगर नहीं मिली तो समाज में सही संदेश नहीं जाएगा। तो सबको इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, सजा का जो ऐलान होगा वो क्या होता है। हालांकि सीबीआई ने फांसी की मांग की है और सीबीआई ने कहा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रविशंकर, क्या अपडेट मिल रहा है इस मामले की सुनवाई को लेकर? देखिए, आज जब सुनवाई शुरू हुआ, आज ये प्री डिसाइडेड था कि संजय राय की आज कैपिटल पनिशमेंट या तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की घोषणा होगी, लेकिन पहले जज संजय राय को सुनना चाहा कि उनका क्या कहना है। शुरू से ही संजय राय आज यही कहा कि उनको फंसाया गया है, जो क्राइम उन्होंने किया नहीं है उसके लिए उसको दोषी ठहराया जा रहा है और उसको फ्रेम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, उसको जो अभी तक उसके खिलाफ जितने भी आरोप है वो कह रहा है ये मुझसे बुलवाया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी, जब ये पूरा हादसा हुआ अगर मैं कुछ करता तो रुद्राक्ष की माला भी टूट जाती, वहां पे अगर हाथापाई होता तो। और इसके बाद सीबीआई की तरफ से कहा गया है ये सिर्फ एक खून नहीं है, हमने टैलेंटेड डॉक्टर को सोसाइटी से खोया है, तो इसके चलते सोसाइटी का मोरल जो है वो डाउन हो गया। उसको अप करने के लिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस मान के इसको फांसी की सजा देना चाहिए। वही संजय राय के जो लॉयर है उन्होंने ये कहा कि सीबीआई की जो प्रोसिक्यूटर है उनको पहले जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की डेफिनेशन क्या होती है। तो यही बातचीत अभी पूरा चल रहा है। इसके बाद 2 बजे ये पनिशमेंट घोषित किया जाएगा। जबकि बिल्कुल, और कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये मामूली अपराध नहीं है। संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है कोर्ट की तरफ से और थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। सीबीआई ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम केस माना है। सैफ अली खान पर हमला करने से पहले शरीफुल शाहरुख खान और सलमान खान के घर की भी रेकी कर चुका था, यह पता चला है। केस में मुंबई पुलिस अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। बताया जा रहा है कि आरोपी शरीफुल को सैफ अली खान के घर भी ले जाया जाएगा। सैफ पर हमले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार मुख्य आरोपी शरीफुल से पूछताछ कर रही है। कोर्ट से मिली 5 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद अब शरीफुल को सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन क्रिएट किया जाएगा ताकि हमले से पर्दा उठाया जा सके। इस बीच सूत्रों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम को लेकर बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी ने शाहरुख खान समेत कई सेलिब्रिटीज के घरों की रेकी की थी। 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की रेकी भी शामिल है। शरीफुल ने सलमान खान के घर की रेकी की थी। सलमान के घर के सामने चबूतरे तक पहुंचा था। सलमान के घर के अंदर कैसे जाना है उसकी रेकी भी की गई थी। सूत्रों से ये भी पता चला है कि पुलिस फोर्स के डर से अपना प्लान बदलकर उसने ऑटो में सफर करते वक्त जानकारी इकट्ठी की। सैफ के घर जाना आसान लगा इसलिए एंट्री की और सैफ के बेटे को बंधक बनाने की प्लानिंग की थी। बंधक बनाकर पैसे मांगने की योजना बना रहा था। 1 करोड़ लेकर बांग्लादेश भागना चाहता था। आरोपी को फर्जी पासपोर्ट के लिए ये पैसे चाहिए थे।
बहरहाल निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 16 जनवरी को सदगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियों के रास्ते से काले शर्ट में दिखने वाला शरीफुल के साथ क्राइम सीन क्रिएशन में और क्या कुछ सामने आता है। और आरोपी शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद मामले के तार अब बांग्लादेश से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो मोटरसाइकिल पर नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी शरीफुल बताया जाता है। उसे एक शख्स यहां ड्रॉप करता हुआ दिख रहा है। ये सीसीटीवी 9 जनवरी का है। कहा जा रहा है कि इसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी शरीफुल तक पहुंची। सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स आरोपी मोहम्मद शरीफुल को अपनी मोटरसाइकिल से ड्रॉप कर रहा है वो डोंबिवली का रहने वाला है और उसका दोस्त बताया जा रहा है। इसी शख्स ने शरीफुल की नौकरी भी लगवाई थी। पुलिस ने पहले इस शख्स को ढूंढा और इसकी ही निशानदेही पर फिर शरीफुल के 2 ठिकानों तक पहुंची, जिससे मुंबई पुलिस ठाणे शहर के मैंग्रोव के जंगल के अंदर पहुंची, जहां मजदूरों की एक अस्थायी बस्ती से शरीफुल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि अब तक उससे हथियार और हमले के दौरान खून लगे कपड़े नहीं मिले हैं। ऐसे में हथियार और कपड़ों की रिकवरी के लिए भी इस बस्ती में क्राइम सीन क्रिएट किया जा सकता है। इस बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि शरीफुल इस्लाम ने वर्ली के पब में काम के दौरान एक ग्राहक की हीरे की अंगूठी चुराई थी। पकड़े जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरीफुल शहजाद ने किसी के इशारे पर सैफ पर हमला किया? क्या इस हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? देखिए रिपोर्ट। शरीफुल के गुनाहों की कड़ियों की तलाश की जा रही है। उसके बांग्लादेशी होने और सैफ पर हमले के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। मुंबई पुलिस का दावा है कि शरीफुल इस्लाम 6 महीने पहले भारत आया था और वो अवैध तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसा था। भारत आने के बाद वो पहले सीधे मुंबई पहुंचा और नौकरी करने लगा था। हाउसकीपिंग कंपनी में सफाई का काम मिला और नौकरी छोड़ अचानक एक दिन गायब हो गया। शरीफुल 15 दिन पहले मुंबई में दिखाई दिया। मैंने बोला था कि 7 साल उससे ज्यादा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है 7 साल से बोले। आप किस आधार पर आपको ये जानकारी मिली कि वो भारत में रह रहा है और भारतीय नागरिक होने का भी क्लेम आपने किया? उसके सर्टन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग इन सर्टन ऑफ टाइम ऑफ इंटरवल हम लोग प्रोड्यूस करेंगे एट अ टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशन। बहरहाल शरीफुल 5 दिनों की हिरासत में है। इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने हैं। क्या शरीफुल इस्लाम दोबारा बांग्लादेश गया था? क्या किसी के इशारे पर टारगेट सेट करके आया? मुंबई ठाणे में शरीफुल को किसने मकान दिलाए? किस शख्स ने शरीफुल को नौकरी में मदद की? इस बीच सैफ पर हमले के पीछे इंटरनेशनल साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को शरीफुल ने बताया है कि वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था, सैफ को नहीं पहचानता था। और सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की कद काठी देखने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर वो सैफ जैसे शख्स पर भारी कैसे पड़ा। इसे लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई। सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को आज सांता क्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच पुलिस ने अहम खुलासा किया है, जिसमें बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो सैफ पर 1-2 नहीं बल्कि 6 वार करने में कैसे सफल रहा, कैसे वो सैफ पर भारी पड़ा। आरोपी शरीफुल ने पुलिस को बताया कि वो बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था, कम वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ता था। वो जिला स्तर और नेशनल चैंपियनशिप में कुश्ती खेलता था। कुश्ती खिलाड़ी होने की वजह से सैफ अली खान के शरीर पर वो भारी पड़ा। कुश्ती के दांवपेच की वजह से ही शरीफुल शायद सैफ को घायल कर भागने में कामयाब रहा। वहीं सैफ फिट थे, जिसकी वजह से वो खुद ही शेर की तरह अस्पताल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक 54 साल के सैफ फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिम में हद से ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते। लेकिन वे जब जाते हैं तो वो कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। वो साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग और वेट लिफ्टिंग करने के साथ साथ योगा और मेडिटेशन भी करना पसंद करते हैं। और आइए बात करते हैं सियासत की। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला सामने आया है। आपको बता दें कि हमला हो तो केजरीवाल बोलते हैं। बांग्लादेशी हमलावर पर केजरीवाल चुप हैं। महाराष्ट्र की घटना को लेकर अब आमने सामने आ गई आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए।
उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? सैफ अली खान पर हमले को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया। भारत में बांग्लादेशी घुसे तो केंद्र सरकार जिम्मेदार। संजय राउत ने कहा बीजेपी मुंबई के लोगों को डरा रही है। संजय राउत का बयान, सभी बांग्लादेशियों को निकाला जाना चाहिए। देखिए कौन बता रहा है, भाजपा वाले, बीजेपी वाले? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल, क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको, तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। और इस बीच देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि 10 साल में लाखों बांग्लादेशी भारत के अंदर आए। सौरभ भारद्वाज ने ये आरोप लगाए। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए, वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को? और 10 सालों में लाखों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं। कौन थी उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर? और उसको इन्होंने पनाह दे रखी है। इसका मतलब इनकी तो दोस्त है वो, तो इनकी दोस्त ने वहां से बांग्लादेशी भेजे और ये उसको बचा के बैठे हुए हैं। तो इनकी तो सबसे ज्यादा साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस बीच अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ लगातार जारी है। रेलवे के मुताबिक आरपीएफ ने 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशी नागरिकों और 318 रोहिंग्या को पकड़ा है। ट्रेनों के जरिए घुसपैठ के बाद देश के कई हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या पहुंचे हैं। सैकड़ों घुसपैठियों को निकाल बाहर किया गया है। इस बीच रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशी नागरिकों और 318 रोहिंग्या सहित 916 लोगों को पकड़ा गया है। जून और जुलाई 2024 में आरपीएफ ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इलाके से 88 बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को पकड़ा है। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात कबूली है। कोलकाता के लिए ट्रेन से यात्रा करते समय उन्हें पकड़ा गया है। बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा कड़ी किए जाने के बाद भी भारत में घुसपैठ जारी है। इसके लिए असम की सीमा से घुसने के बाद ये रेल के जरिए देश के अन्य हिस्सों में पहुंचते हैं। ये रेलवे के लिए बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में आरपीएफ ने बीएसएफ, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए चौकसी बढ़ा दी है। बयान में ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चल रही हालिया राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक घटनाक्रमों से घुसपैठ बढ़ गया है। भारत के अंदरूनी इलाकों में शरण और रोजगार की तलाश में लोग आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री बनाए जाने को लेकर महायुति में ही विवाद हो गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि सरकार में सिर फुटबॉल जारी है।
शिवसेना शिंदे गुट रायगढ़ और नासिक से अपना प्रभारी मंत्री चाहते थे, लेकिन रायगढ़ से एनसीपी और नासिक से बीजेपी का प्रभारी मंत्री बना दिया गया। इससे शिंदे गुट नाराज हो गया। खबर है कि इस नाराजगी के बाद सरकार ने आदेश पर स्टे लगा दिया और अब इस फैसले से एनसीपी और बीजेपी नाराज है। प्रभारी मंत्री की लिस्ट में धनंजय मुंडे का भी नाम नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री को लेकर खींचतान मची है और शिवसेना उद्धव गुट पूरे मामले पर चुटकी ले रहा है। कसं बसे शपथ घेतल्यावरती खाते वाटपाला विलंब झाला। आता खाते वाटप होऊन एक कालखंड लोटला तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ठरत नाहीत। पालकमंत्री घोषित केले मुख्यमंत्र्यांनी परदेशात जाण्याआधी, तर त्याच्यामध्ये आपापसात धुसफूस सुरू आहे, आगे लागलेले आहेत आपापसात। एनसीपी नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, जबकि नासिक से बीजेपी के गिरीश महाजन को प्रभारी मंत्री बनाया गया था। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। किसी को, सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है, सबके लिए एक समान कानून है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट बजट सत्र में पेश की जाएगी। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने ये जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल में सबसे बड़ा पेच ट्रिब्यूनल में डीएम और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों को शामिल करने को लेकर है। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद इसे लेकर नाराज हैं। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वो 6 महीने से पूरे देश में लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि सहमति के साथ रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। तो जो व्यूज अपोजिशंस के भी हैं या जनता के हैं, आवाम के, सबके आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग कंसेंसस, एक सहमति बना करके और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले शीतकालीन सत्र में ये रिपोर्ट संसद में पेश की जानी थी, लेकिन इसका टाइम बढ़ा दिया गया था। अब बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इसी पार्लियामेंट की जो 31 से हमारी बजट सेशन होने जा रहा है, हम इसमें रिपोर्ट को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अपनी ही पार्टी पर बड़ा बयान। कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर। जीतू पटवारी ने कहा, गुटबाजी का कैंसर खत्म नहीं हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं के बीच जीतू पटवारी बोले, कार्यकर्ताओं से पूछा क्या करना चाहिए। कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी लेता ही हूँ, तो थोड़ा सा भैया आप बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने की बात चल रही। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर कर रखा हुआ है। ताजा फायरिंग में एक जवान के भी घायल होने की खबर है।
तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में 2 आतंकियों को घेर रखा है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक यहां आतंकियों के एक ठिकाने का खुलासा हुआ है और छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे इलाके की भी घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के मुताबिक सोपोर के गुज्जरपेटी जलूरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर खुफिया इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक संयुक्त घेरा और सर्च अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सैनिकों को संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। इससे पहले पिछले साल 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सोपोर इलाके में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। पुलिस ने बोमई इलाके में आतंकवादियों के एक सहयोगी के 2 मंजिला मकान और उसके करीब 4000 वर्ग फीट जमीन जब्त कर ली थी। और सोपोर में जहां मुठभेड़ जारी है, वहां से टीवी9 संवाददाता इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये है सोपोर नॉर्थ कश्मीर गुज्जरपति जलूरा इलाका, जहां पर सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में रेनफोर्समेंट रखा हुआ है ताकि जो आतंकी है वो इस इलाके से भाग ना पाएँ, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, गांव का इलाका है और ऊपर जो है घना जंगल है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए और ख़ासतौर पर नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी समय बाद इस तरह का एंटी टेरर ऑपरेशन देखने को मिला, जिसे स्पेशल सूचना के आधार पर शुरू किया गया है। हाइड आउट को कल सुरक्षा बलों की तरफ से बस किया गया। 1 से 2 आतंकी यहाँ मौजूद है इस इलाके में, उसके चलते तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें सुरक्षा बलों ने बंद किया हुआ है और पूरी छानबीन के बाद जो है लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने की इजाज़त दी जा रही है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये यहाँ से लिंक रोड जो अंदर आती है नेशनल हाईवे से, जो कि कोपवाड़ा से भी इस पूरे इलाके को जोड़ता है, यहीं से कुछ ही दूरी पर ऑपरेशन जो है वो लगातार कल रात से ही जारी है। राजौरी में रहस्यमय बीमारी का कहर जारी है। अब तक इससे 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के साथ केंद्र की टीम भी बीमारी का पता लगाने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बढ़ाल गांव में रहस्यमय बीमारी की वजह से हुई 17 मौतों से हड़कंप मचा है। स्थानीय लोग घबराए हुए हैं। हालात ये है कि गांव के लोगों को सेना ने टेंट में शिफ्ट कर दिया है। सेना ही लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करा रही है। राज्य के साथ ही केंद्र की टीम भी बीमारी का पता लगाने में जुटी है। जांच टीमों ने प्रभावित 3000 से ज्यादा निवासियों का घर घर जाकर सर्वेक्षण भी किया, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। पिछले 2 महीने से हम इसी पार्ट में हैं कि एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस और बेस कैंप पे, और इसके साथ साथ हमारा जो रेफरल सिस्टम है, हमारा पूरा इन प्लेस यहाँ रेफरल सिस्टम है। 108 एम्बुलेंस यहाँ रखी, हमने 2 रखी है, ALS BLS, और उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी भी यहाँ रखी है। मेडिसिन की प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास इतना मेडिसिन दिया गया। मामले का पता तब चला था जब अस्पताल में भर्ती होने के बाद लोगों ने बुखार, दर्द, उल्टी और बेहोशी की शिकायत की और फिर अचानक उनकी मौत हो गई थी। और अहम खबर, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। दिल्ली चुनाव पर बीजेपी ने बनाई टीम 27। सभी नेताओं को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। टीम में धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। अलग अलग सीटों के मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है अलग अलग नेताओं को। हमारे साथ इस वक्त आमोद राय, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमोद, इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की बीजेपी की तैयारी। बिल्कुल, देखिए समीर, बीजेपी ने इसके लिए 27 नेताओं की एक लंबी चौड़ी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनको 2-2 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी दी है और 54 विधानसभा क्षेत्रों में उतारा गया है। मैं आपको बता दूं कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी 54 विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों का नाम, जैसे आपने लिया, धर्मेंद्र प्रधान को 2 विधानसभा दिया गया है, मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश। उसी तरह भूपेंद्र यादव को 2 विधानसभा क्षेत्र दिया गया है, महरौली और बिजवासन। वैसे ही मनसुख मंडाविया को 2 विधानसभा दिया गया है, सकुर बस्ती मादीपुर। पीयूष गोयल को 2 विधानसभा क्षेत्र दिया गया है, वजीरपुर और दिल्ली कैंट।
गजेंद्र सिंह शेखावत को नरेला और बवाना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बुराड़ी और आदर्श नगर दिया गया है। तो इस तरह से बीजेपी ने अपने 27 मजबूत और कद्दावर नेताओं को दिल्ली के चुनाव में 2-2 विधानसभा क्षेत्र जिताने की जिम्मेदारी दिया है। उसमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हर एक काम में वो शामिल रहेंगे और आज से लेकर 5 तारीख को चुनाव होने तक ये नेता बागडोर उन विधानसभाओं को अपने हाथ में थामे रहेंगे। वहां जो भी गतिविधियां होंगी, वो जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, उसको तुरंत ये पूरा करेंगे नेता, और इस बाबत उनको जो भी जरूरत होगी केंद्रीय नेतृत्व से तुरंत संपर्क करेंगे इसके लिए। तो ये एक खास रणनीति बनाई है समीर। ये खास रणनीति बनाई गई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की टीम 27 का गठन हो गया है, जिसमें कई सीनियर नेता मौजूद होंगे। महाकुंभ में लगी आग के मामले में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे दिया गया है। नुकसान का आकलन और आग लगने के कारणों की अब जांच होगी। महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंप में लगी आग का दायरा फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया और 30 मिनट के अंदर ही आग बुझा दी गई थी। कल प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में लगी आग के बाद अब इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट देवेंद्र वर्मा को इसका जिम्मा दिया गया है, जो आग लगने के असल कारणों के साथ साथ आग से हुए नुकसान का भी आकलन करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। कल लगी आग में गीता प्रेस के 180 कॉटेज जलकर खाक हो गए थे। गीता प्रेस ने बताया कि टेंट के आसपास का हिस्सा खाली रखा गया था, लेकिन बाद में वहां भी टेंट लगवा दिए गए, जिससे आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हुई। जहां हमने बाउंड्री लगाई है, यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज। और अब आपको महाकुंभ में अखाड़ों की शस्त्र परंपरा की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आज भी नागा साधुओं के पास सैकड़ों साल पुराने अस्त्र शस्त्र हैं, जिनकी आज भी पूजा की जाती है। शस्त्र शिक्षा, क्योंकि इन अखाड़ों में सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं जूना अखाड़े में और आज हम आपको दिखाएंगे उन शस्त्रों की पूजा इन्हीं अखाड़ों में आज भी की जाती है। अखाड़ों के नागा साधुओं को आपने शस्त्र प्रदर्शन करते हुए देखा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। अखाड़ों के बाहर ये शस्त्र नागा बाबाओं के हैं, जिनकी हर दिन यहाँ पूजा की जाती है। नागा साधुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। ये शस्त्र आज के नहीं बल्कि कई सालों पुराने राजा महाराजाओं के काल के हैं। माना जाता है कि कई राजाओं ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध से नागा साधुओं की मदद ली थी। जब भी हमारे सनातन को मिटाने का प्रयास किया, सनातन के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया, उस समय हमारे संतों ने युद्ध किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जितनी भी सेना, जितनी नागा सेना है, वो तत्पर है, सनातन की रक्षा के लिए हमेशा काम करेगी और आवश्यकता पड़ने पर जितने भी नागा है सनातन के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। और अहम खबर है यूसीसी के समर्थन में है पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। यूसीसी सामाजिक न्याय के लिए बड़ा कदम है। यूसीसी पर आम सहमति बने, ये पूर्व सीजेआई की तरफ से कहा गया है। यूसीसी एक प्रगतिशील कानून है। एक देश एक चुनाव से भी हमें फायदा होगा। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी के समर्थन में है पूरी तरह से रंजन गोगोई, ये उनके बयान से साफ हो रहा है। पीयूष, बिल्कुल, देखिए जस्टिस रंजन गोगोई का जो कहना है वो उनका सेंस ये है कि एक प्रगतिशील समाज के लिए ये व्यवस्था जरूरी है और यही वजह है कि यूसीसी के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको प्रगतिशील समाज चाहिए, देश में प्रगति चाहिए, तो इसके लिए यूसीसी जैसा कानून बहुत जरूरी है। और ऐसा ही ये पहली बार नहीं है, जब वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी बेंच में शामिल थे, तब भी वो कई बार इसका समर्थन कर चुके थे। हालांकि इस मामले पर कभी उनकी ओर से कोई फैसला या सार्वजनिक बयान इस तरीके से जो आया है वो पहले नहीं आया था और इस बार उन्होंने जजशिप के बाद में अब उन्होंने एज ए अपने विचार व्यक्त किए हैं और इन विचारों में उन्होंने साफ किया है कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आप गौर से देखें तो सभी जो धर्म हैं और उनके जो संस्कार हैं, उनके जो परंपराएं हैं, उनसे इतर वो एक व्यवस्था कायम करती है और उस व्यवस्था के जरिए आप समान अधिकार प्राप्त करते हैं और कोई भी अलगाव किसी में नहीं रहता है। तो ये उनका कुल मिलाकर के सेंस ये था कि देश की प्रगति अगर आप चाहते हैं तो फिर उसमें यूसीसी होना जरूरी है। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में मामूली बात पर जमकर हिंसा हो गई। इलाके में अभी भी पुलिस तैनात है। देखिए पूरा मामला क्या है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर की हैं, जहां रविवार रात दो पक्षों के बीच पथराव और आगजनी हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के मुताबिक रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच जोरदार झड़प हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मार्च भी निकाला। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। हमने कुछ सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ऊपर आगे कायदेशीर कार्रवाई होगी। सारी नंदुरबार नगरी के जो निवासी हैं उनसे विनती है किसी भी प्रकार की अफवाहों पे विश्वास ना करें और ऐसा कुछ भी आपको समझ में आता है या पता चलता है या आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो ज़रूर डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को संपर्क करें। मामले में अब तक किसी संपत्ति के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के एटा में महोत्सव के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ क्यों हुई, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। टूटी हुई कुर्सियां और टूटी ब्लॉक की रेलिंग यूपी के एटा में हुए हंगामे और तोड़फोड़ की गवाही दे रही हैं। ये हंगामा और तोड़फोड़ एटा महोत्सव कार्यक्रम में हुआ है। जानकारी के मुताबिक एटा महोत्सव में हरियाणवी सिंगर के कार्यक्रम में पहुंची भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते हुए देखकर पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों को खदेड़ा और हालात पर काबू पाया। कार्यक्रम में आए लोगों का आरोप है कि एटा महोत्सव केवल अधिकारियों नेताओं तक सीमित रह गया है। अधिकारी अपने रिश्तेदारों को वीवीआईपी जगहों पर बिठा देते हैं, जबकि जनता को बाहर रोक दिया जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एटा महोत्सव जनता के पैसे से होता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ अधिकारी और उनके परिवार वाले क्यों उठाते हैं। जनता को लाठियाँ और गालियाँ मिलती है। उनके मुताबिक ये कार्यक्रम एक निजी शो बनकर रह गया है। और अहम खबर है, बदलापुर एनकाउंटर को लेकर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल उठे। 5 पुलिस अफसरों के खिलाफ अब इस मामले में केस चलेगा। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंप दी गई। तो देखिए, अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर जो सवाल उठे वो अब कहीं ना कहीं ये पूरी खबर जो है ये बड़ी होती नजर आ रही है। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंप दी गई है। 5 पुलिस अफसरों के खिलाफ इस मामले में केस चलेगा। बदलापुर एनकाउंटर के मामले में 5 पुलिस अफसरों के ऊपर केस चलेगा। वो घेरे में है जांच की। अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया था और उसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे। राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई थी इस एनकाउंटर को लेकर और अब मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर उठे सवालों के बाद अब इस मामले में 5 पुलिस अफसर घिरते नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ अब केस चलेगा। जेपी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, पूरी खबर तफसील से बताएं। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में भी एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े हुए। जी बिल्कुल समीर, देखिए मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पर 5 पुलिस वालों को इस एनकाउंटर के लिए दोषी ठहराया है, फर्जी एनकाउंटर बताया है। पुलिस वैन के अंदर ये एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त ये बताया गया था कि आरोपी जो अक्षय शिंदे है 24 साल का, जिसने 2 बच्चियों के साथ में दुराचार किया, उस आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसने पुलिस वालों पर हमला किया, पुलिस वालों पर गोली चलाई और बदले में पुलिस वालों ने उस पर गोली चलाई थी। अगस्त 2024 की ये घटना थी। बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय के अंदर 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का मामला था, जिसको लेकर पूरे बदलापुर में जमकर हंगामा हुआ था। बदलापुर में ट्रेनें रोकी गई थी और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसमें एसआईटी की जांच बिठाई थी और सितंबर में तलोजा जेल से
पूछताछ के लिए लाते समय शिंदे की कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी, जिसके बाद अक्षय शिंदे के पिता ने इस पूरे मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। अन्ना शिंदे नाम है उनका, और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो न्यायमूर्ति है रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने इस रिपोर्ट को कंफर्म माना है और ये माना है कि 5 पुलिस वाले इसमें फर्जी एनकाउंटर में दोषी हैं। और मजिस्ट्रेट की जांच में निष्कर्ष निकला है कि जो 5 पुलिस वाले हैं वो जो आरोपी है अक्षय शिंदे उसकी मौत के जिम्मेदार भी हैं। शुक्रिया जेपी आपका इस जानकारी के लिए। दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था का सेहरा एक बार फिर भारत के सिर बंधा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सालाना ग्रोथ रेट बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार फास्ट ट्रैक पर बनी हुई है। वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारत की ग्रोथ रेट 6 के ऊपर रहने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 के मुताबिक भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात में मजबूती, निवेश की बेहतर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बढ़ता व्यय जैसे कुछ कारण हैं, जिसके चलते भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। WESP के मुताबिक इस साल भारत की सालाना वृद्धि दर 6.6% रहने की उम्मीद है। अगले साल ग्रोथ थोड़ा बढ़कर 6.8% रह सकती है। NSO ने 2024-2025 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.4% तय की है। 2025 में चीन दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। चीन की ग्रोथ रेट 4.8% रहने और 2026 में 4.5% रहने की उम्मीद है। इस दौरान ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.8% रहने और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले 0.1% गिरकर 2.8% रहने की उम्मीद है। अमेरिका में इस साल 0.9% की गिरावट के साथ 1.9% ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। 2024 में मॉनसून के अच्छा रहने से 2025 में कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।